सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस बार हम आपका रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है जुलाई में, उसकी एग्जामिनेशन की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसपे आप देख रहे हैं सिलेक्शन पक्का। ये देखिए, हम क्यों बोल रहे हैं आपको, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका एग्जाम ये होगा एंड ऑफ द ईयर में, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जुलाई तक आएगा, उसके बाद इसका एग्जामिनेशन होगा। तो तब तक काफी सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पे कवर कर लेंगे। तो जितने भी वीडियोस हम डालते जाए बच्चों, अपडेट रहें, साथ साथ हमारे आप तैयारी करते रहें, ताकि एंड में आपके बहुत सारा आपका जो कंटेंट है वो प्रिपेयर हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए तैयार रहें। तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर दें। तो नोटिफिकेशन भी आप जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप उसे देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये किसकी इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होता है। लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड या बाइल। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन बी, ब्लड की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से इस तरह की कंडीशन होती है। क्या होता है, देखिए, जब मदर के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं, एंड जो अंदर बेबी होता है मदर के वोम में, उसके अगर ब्लड सेल्स RH पॉजिटिव होते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि मदर की जो RH नेगेटिव ब्लड सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाने लगेंगी बेबी की सेल के अगेंस्ट। अब इस केस में क्या होगा कि बेबी जो पैदा होगा उसको सीवियर अनीमिया की कंडीशन हो सकती है, बेबी को पैदा होते ही जॉन्डिस हो सकता है, बेबी के जो लिवर और स्प्लिन का साइज है वो बढ़ सकता है, यानी एनलार्जमेंट हो सकती है लिवर एंड स्प्लिन की। सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, यानी जो नर्वस सिस्टम है बेबी का वो डैमेज हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन होती है, बट देखिए ये प्रिवेंटेबल होती है। किस तरह से, इस तरह के RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिए जाते हैं मदर को जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस टाइम भी, क्योंकि डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस तरह की इनकम्पैटिबिलिटी है, तो मदर को इस तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और जब बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद भी इस तरह के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ताकि मदर की जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज ना बनाए बेबी के ब्लड सेल के अगेंस्ट, और इस तरह की जो सीवियर कंडीशंस हैं उनको ओवरकम किया जा सके। तो इसलिए आंसर था बच्चों इसको ऑप्शन बी, ब्लड की इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होती है इस तरह की कंडीशन। नेक्स्ट देखिए, आपसे पैरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग का नाम पूछ रहे हैं। डिफरेंट ऑप्शन है, हिपैरिन, वारफेरिन, फेनिडायोन या पेनिसिलिन। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, हिपैरिन है एक तरह की पैरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग। अब पैरेंटल क्यों है, क्योंकि देखिए इस तरह की इंजेक्टेबल रूट से दी जाती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि ब्लड के क्लॉट बनने को प्रिवेंट करती हैं, क्लॉट नहीं बनने देती हैं। अब देखिए, ब्लड का क्लॉट बनना जरूरी होता है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि वहां पर एक क्लॉट बन जाता है, और जिसके कारण जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, वो कम हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। बट ये इस तरह का क्लॉट जो है घातक साबित हो सकता है किसी तरह की कंडीशंस, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अभी आपसे हम डिस्कस करेंगे, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन में इस तरह का क्लॉट घातक साबित हो सकता है। तो इसी को डिसॉल्व करने के लिए इस तरह की मेडिकेशंस दी जाती हैं। ये क्या करते हैं, देखिए हिपैरिन जैसी मेडिकेशन, ये भी आपको ध्यान से सुनना है, ये एनहांस कर देती है एक्टिविटी किसकी, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड क्या करता है, ये नेचुरल इनहिबिटर होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, जिसके कारण इस तरह से ये क्लॉट जो है ये डिसॉल्व हो जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है, देखिए नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे वेन्स में, लेग के वेन्स में, तो ये यहाँ पर आप नॉर्मल कंडीशन में देख रहे हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इस तरह का थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, इस तरह का क्लॉट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप ब्लड वेसल की वॉल्स पे देख रहे हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इस तरह का एम्बोलस फॉर्म हो जाता है, जो कि देखिए ब्लड में फिर ट्रैवल करने लगता है, ब्लड के साथ साथ बहने लगता है, और इसके कारण भी काफी ज्यादा समस्या हो सकती है ब्लड को फ्लो होने में। तो इन्हीं तरह के क्लॉट्स को डिसॉल्व करने के लिए दी जाती है इस तरह की मेडिकेशन, हिपैरिन जैसी मेडिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट कब पास हुआ था। तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, 1954 में पास हुआ था ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। इसमें क्या बोला गया है, देखिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि किसी भी तरह की बीमारी को कोई भी तरह की दवा जो है वो ठीक कर सकती है, इवन कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकती है, बट ये बिल्कुल ही झूठ होता है। ये जो भी जनता होती है, आम जनता होती है, उनको एक तरह से फूल बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी ड्रग ऐसी नहीं बनी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर दे।
उन बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनमें आराम देती है ड्रग, बट ठीक कभी भी नहीं कर सकती। तो इसी तरह के जो फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं उन पे रोक लगाने के लिए इस तरह का ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट पास किया गया था ईयर 1954 में। ना देखिए, आपको एक नॉन ड्रग पार्ट का नाम बताना है जो कि ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशंस में। फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या स्टेबिलिटी को एनहांस कर देने के लिए, टेस्ट मास्किंग के लिए और भी अलग अलग जो बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए कौन सा ऐसा नॉन ड्रग पार्ट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एडिटिव, प्रिजर्वेटिव और बाइंडिंग एजेंट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, एडिटिव होता है इस तरह का नॉन ड्रग पार्ट। अब देखिए, जो हम अभी आपसे एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें ये सभी कुछ एडिटिव के अंदर ही आते हैं। अगर पूरा एडिटिव का आप चैप्टर देखना चाहते हो तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में हमने पूरा ही चैप्टर अपलोड किया है फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स का। ब्रीफली आपको बता देते हो, देखिए एक्सिपिएंट्स जैसे फिलर्स, बाइंडर्स, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट एंड प्रिजर्वेटिव ये सभी आते हैं एडिटिव्स में। और हम देखेंगे, देखिए फ्लेवरिंग एजेंट, कलरेंट्स, प्रिजर्वेटिव, सरफेक्टेंट और जैसे देख सकते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर, सोल्यूबलाइजर एंड स्वीटनेस। तो ये सभी को इंक्लूड किया है हमने एडिटिव्स में। इन सभी को इंक्लूड किया जाता है एडिटिव्स में, जो कि फॉर्मुलेशन की ओवरऑल अपीयरेंस को, उसके टेस्ट को, उसकी स्टेबिलिटी को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को सभी कुछ एनहांस करती हैं इस तरह की फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स को आइडेंटिफाई किया था, इनमें से किस टेस्ट के द्वारा? डिफरेंट टेस्ट आपको बताए गए हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, विताली टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रोपिन एल्कोलॉइड्स को। इसमें क्या किया जाता है, ट्रोपिन एल्कोलॉइड यानी एक तरह से आपको बोल रहे हैं सैंपल को ट्रीट करवाया जाता है किसके साथ? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ। और ये जो मिक्सचर है इसको इवेपोरेट किया जाता है अप टू ड्राइनेस, थोड़ा सा ड्राई हो जाए मिक्सचर तब तक इसका इवेपोरेशन किया जाता है। अब ये जो नाइट्रेटेड रेसिड्यू क्या है? ये जो भी मिक्सचर बचा है, क्योंकि इसको हमने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है इसीलिए इसको नाइट्रेटेड रेसिड्यू कह रहे हैं बच्चों। अब इसको रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ? एसीटोन सॉल्यूशन के साथ एंड मिथेनोलिक KOH के साथ। तो जो फाइनली हमें सॉल्यूशन मिलता है उसमें अगर वॉयलेट कलर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि इस सैंपल में ट्रोपेन एल्कोलाइड प्रेजेंट है। देखिए इस तरह का वॉयलेट कलर अगर दिख रहा है आपको बीकर में या फेनल में तो कंफर्म हो जाता है कि ट्रोपेन एल्कोलॉइड है। अगर नहीं दिखता है इस तरह का वॉयलेट कलर तो कंफर्म हो जाता है कि ये इस तरह का एल्कोलॉइड नहीं प्रेजेंट है। तो ये पूरा ही टेस्ट हमने आपसे डिस्कस किया, वितालीज टेस्ट। मैं पूछ रहे हैं आपसे, देखिए इनमें से क्या पावर हाउस होता है सेल का? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या न्यूक्लियस? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का पावर हाउस। अब देखिए चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे जो भी इंसेक्ट, छोटे से छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी को क्या लगती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हम सभी की बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होता है क्या? इस तरह का आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी इंसेक्ट, एनिमल्स या प्लांट्स जो भी फूड खाते हैं तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल और इसको एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है सेल की। तो ये भी आपको याद रखना है। एनर्जी जो रिलीज होती है इसके हमारी सेल्स के थ्रू वो रिलीज होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP की फॉर्म में। तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, कैल्सिटोनिन सेक्रेट करा जाता है किसके द्वारा? एड्रिनल्स के द्वारा, पैराथायरॉयड, थाइमस या थायराइड? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज करवाया जाता है, सेक्रेट करवाया जाता है कैल्सिटोनिन। अब ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए जो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्सिटोनिन। देखिए हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, बट अगर कुछ भी चीज हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो यही काम आता है देखिए कैल्सिटोनिन। जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल देखिए इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ थायराइड ग्लैंड के कहाँ से? थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स, आपको ये भी याद रखना है, जिनको C सेल्स भी कहा जाता है थायराइड ग्लैंड्स की, तो उनके द्वारा रिलीज करवाया जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। और ये क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को हमारे ब्लड में कम करने का काम करता है ताकि कैल्शियम कम से कम अवेलेबल हो हमारी बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए। किस तरह से ये एक्स्ट्रा कैल्शियम जो हमारे ब्लड में इसको क्या
क्या करवा देता है, इसको डिपॉजिट करवा देता है हमारी बोन्स में, ताकि अब ये हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और क्या है देखिए, इसी कैल्शियम का ये एक्सक्रीट करवा देता है किडनी के थ्रू, ताकि किडनी के थ्रू ये रीअब्जॉर्ब ना हो, हमारी बॉडी के लिए फिर से अवेलेबल ना हो। और ये जो इंटेस्टाइन है देखिए, इनसे भी इनका एब्जॉर्प्शन ये इनहिबिट करवा देता है, ताकि फिर से ये क्या हो, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए और कम से कम लेवल इसका हमारी बॉडी में रहे। अगर ये एक्स्ट्रा पाया जा रहा है हमारी बॉडी में तो ये सारे ही काम करवाया जाता है किसके द्वारा, कैल्सिटोनिन के द्वारा। तो बच्चों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें आपके कंटिन्यूस सपोर्ट से, ताकि आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए इनमें से क्या एक तरह का नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट है जो कि हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जो जो क्वेश्चन में दिया जाता है अच्छे से ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अपने ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन क्या है देखिए, एग योक, लेसिथिन, जिलेटिन या स्टार्च। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, लेसिथिन है एक तरह का नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलता है। एग योग, देखिए आप ऑप्शन तक अपने ये जो हमारे ऑप्शन है इनको एलिमिनेट करके भी पहुंच सकते हैं। एग योग देखिए वेजिटेबल सोर्स नहीं हो सकता, तो ये एलिमिनेट हो गया। जिलेटिन आपको पता है कि वेजिटेबल सोर्स नहीं होता है, ये एनिमल सोर्स होता है, तो ये भी यहाँ से भी डिलीट हो गया। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारे पास बचा सिर्फ ऑप्शन बी, लेसिथिन। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि देखिए वेजिटेबल सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं। लेसिथिन इसमें से ऐसे ही एग्जांपल है जो कि हमें मिलता है देखिए सोयाबीन और एंड सनफ्लावर सीड से। और लेसिथिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे सैलेड की ड्रेसिंग होती है ना, जो ऊपर से डाल के खाई जाती है सैलेड्स पे, उसमें लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारी स्किन केयर फॉर्मुलेशन होती है, जो कि हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डाली जाती है, तो उनमें भी लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है उन प्रोडक्ट के टेक्सचर को, यानी जिस तरह से वो दिखते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह के लेसिथिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए आपको बताना है एक ऐसा चिलेटिंग एजेंट का एग्जांपल जो कि यूज किया जाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग के केस में। ईडीटी, डाइमरकैप्रोल, सोडियम फॉस्फेट या बिस्मथ सबनाइट्रेट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, ईडीटी का इस्तेमाल किया जाता है हैवी मेटल पॉइजनिंग में। अगर आप देखिए चिलेटिंग एजेंट की बात करें तो ये जो आप ऑप्शन बी देख रहे हैं डाइमरकैप्रोल, ये भी एक तरह का चिलेटिंग एजेंट ही है, बट यहाँ पर आप एक टर्म देख रहे हैं हैवी मेटल पॉइजनिंग, तो यहाँ पर ये पूरा ही क्वेश्चन जो है इसका आंसर बदल गया। हैवी मेटल पॉइजनिंग के केस में ईडीटीए का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ईडीटीए को, तो यहाँ पर देखिए हैवी मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, कैल्शियम, इन तरह के जो हैवी मेटल्स होते हैं इनकी अगर किसी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है तो ईडीटीए का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं डाइमरकैप्रोल यानी इसको बाल के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक तरह का चिलेटिंग एजेंट है जो कि आर्सेनिक, मरकरी, गोल्ड एंड लेड पॉइजनिंग के केस में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए किस तरह से ये काम करता है, तो इस तरह के ईडीटीए को इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। और जो भी टॉक्सिक मेटल आयन मान लीजिए बॉडी के अंदर, आप मान लीजिए कि मरकरी एंटर हो गया किसी भी वजह से, तो ये इस तरह की मरकरी के साथ क्या कर लेगा, एक तरह का चिलेट फॉर्म कर लेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स है अब ये यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू यूरिनरी रूट से बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाएगा और इसका लेवल जो है इस तरह के टॉक्सिक आयंस का वो कम हो जाएगा बॉडी में। तो इस तरह से काम करता है इस तरह का ईडीटीए टाइप का चिलेटिंग एजेंट। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के दौरान। अलग अलग आपको बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं, आंसर है इसका ऑप्शन ए, 121 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करवाया जाता है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी जब ऑटोक्लेविंग का यूज किया जाता है किसी भी मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए दो तरह के टेम्परेचर में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस यानी आप 250 फ़ारेनहाइट पे भी देख रहे हैं, तो इसका प्रेशर जो है वो मेंटेन करा जाता है, इतना आप देख रहे हैं। और कितने मिनट के लिए स्टेरिलाइजेशन की जाती है, तो 20 मिनट्स फॉर अनरैप्ड आइटम एंड 30 मिनट्स के लिए यूज किया जाता है रैप्ड आइटम्स के लिए। रैप्ड यानी जिनको कवर करके रखा गया है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि अगर हायर टेम्परेचर यानी 132 डिग्री सेल्सियस पे इस तरह की ऑटोक्लेविंग की जा रही है, स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है प्रोडक्ट्स का, तो प्रेशर जो है देखिए फिर इतना प्रेशर मेंटेन किया जाता है 30 LBS। और कितनी देर के लिए की जाती है स्टेरिलाइजेशन, 15 मिनट्स के लिए स्टेरिलाइजेशन की जाती है रैप्ड आइटम्स की। तो आपको टाइम भी याद रखना है और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे प्रेशर भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी ही चीजें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से बच्चों।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हमारी आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने को आपको मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराएंगे हम आपको अपने चैनल पे। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।